ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है अध्याय 3 इतिहास का विषय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका आज हम पहला पार्ट लेकर आए हैं। जहां तक हो सकेगा मैं कम से कम वीडियो में डालूं, लेकिन कम से कम करने का मतलब ये भी नहीं कि आपको सतही ज्ञान दिया जाए। यहाँ पर जिस भी चीज़ के विषय में मैं चर्चा करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके जीष्ट तक पहुँचा जा सके, उसकी आत्मा तक पहुँचा जा सके, है ना। क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान, तो अधूरे ज्ञान को ना जान करके हमें पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसमें जो हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो मेन टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। आधुनिक युग से पहले संसार कैसा था या भारत कैसा था, और भोजन की यात्रा, फिर कौन कौन से बदलाव हुए और बदलाव के कारण क्या रहे, विजयी रही, बीमारी रही और व्यापार। उसके बाद 19वीं शताब्दी अपने आप में एक क्रांति का काल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यापार का प्रवाह बढ़ा, श्रम का प्रवाह बढ़ा और पूंजी का प्रवाह भी बढ़ा, और इसी समय पूरा विश्व एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आतुर हुआ। क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। आप देखो कि 18वीं शताब्दी से पहले यानी 17वीं शताब्दी में रेनेसा हो गया था, पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वह है वैश्वीकरण। उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले वैश्वीकरण एक शब्द बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत मीनिंग वाला शब्द है। इसकी व्याख्या एक लाइन में करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। वैश्वीकरण क्या है? व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण वैश्वीकरण कहलाता है। यानी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के व्यापार करे, नौकरी करे और अपने सामानों को ले जाकर बेचे, वही क्या है? वैश्वीकरण है। और इसी वैश्वीकरण के चलते भारत की खोज वास्को डी गामा ने कर ली और अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर ली। अब आप सोचते क्या होंगे? ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो हम सिंपल सा जवाब दे देते हैं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अब इस विषय पर हमको इतना सोचने की फुर्सत नहीं होती है कि क्या वाकई भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी, या भारत इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, इस पूरे यूनिवर्स में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ऑब्वियसली भारत इस धरातल पर पहले से ही एग्जिस्ट करता था, तो फिर ये ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब भी हम खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक आधुनिक युग से पहले की घटना देखेंगे, जिसको कहते हैं रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ये क्या थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर या भूमंडलीकरण पर आते हैं। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन कोई नॉर्मल कार्य नहीं है, ना नॉर्मल क्रिया है, ना सामान्य क्रिया है। यह एक जटिल और अनवरत चलने वाली, शाश्वत चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पूरा विश्व एक जगह आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे वर्तमान समय में हम देखें, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। इट मीन्स द होल वर्ल्ड या इंटायर वर्ल्ड आर अवेलेबल एट a platform like Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. etc. It is the main reason of the
ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से कह सकते हैं कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है, इनके माध्यम से भी आज ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण आसानी से हो रहा है। हो क्या रहा है? हो चुका है। तो वैश्वीकरण क्या है? व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा तथा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। आइए थोड़ा इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या वाकई भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या ऐसा लिखा गया है, एंड सो ऑन। तो अब हम इस चीज़ को सोचें, क्या भारत वास्को डी गामा से पहले इस वर्ल्ड पर एग्जिस्ट नहीं करता था? इस अर्थ पर भारत की स्थिति नहीं थी? फिर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक घटना घटती है टर्की में, कुस्तुनतुनिया के पास, कुस्तुनतुनिया में एक घटना घटती है और वो होती है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार। ये उस्मानिया सल्तनत क्या बला आ गई? बला नहीं, महाबला है। तो इस उस्मानिया सल्तनत में एक शासक हुआ उस्मान। अब उस्मान कौन था? टर्की में या तुर्की में कह लें, एक कबीला हुआ करता था। उस कबीले का नाम मुझे आई थिंक याद नहीं पड़ रहा है, और उस कबीले का एक सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था और उस लीडर का नाम था अर्तुगरुल गाजी। कबीले का जो सबसे बड़ा योद्धा था अर्तुगरुल गाजी। इस सीरियल को आप टर्की में है, आप आसानी से यूट्यूब पर है, जब आप डालेंगे अर्तुगरुल गाजी तो उस सीरियल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अर्तुगरुल गाजी ने अपने बाहुबल पर, अपने दिमाग से, अपने सैन्य बल पर ये पूरे यहाँ से लेकर के पूरा ये जो भी पूरा समरकंद, बुखारा, कासगढ़, बल्ख, मर्व, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये पूरा अरब, इधर सिकंदरिया, मिस्र, रोम, सब पर उसने अधिकार कर लिया था अर्तुगरुल गाजी ने। अर्तुगरुल गाजी का ही एक बेटा था उस्मान। तो उस अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने अपने बाहुबल पर, सैन्य बल पर और दिमाग से इस कुस्तुनतुनिया पर भी अधिकार कर लिया। और यहाँ पर जो बैजेंटाइन साम्राज्य था, यानी पूर्वी रोम को बैजेंटाइन एम्पायर बोलते थे और पश्चिमी रोम को रोमन एम्पायर बोलते थे। तो उस बैजेंटाइन एम्पायर पर यहाँ पर अधिकार कर लिया किसने? उस्मानियों ने अधिकार कर लिया, यानी उस्मानिया सल्तनत का इस पर अधिकार हो गया। अब उस्मानिया सल्तनत का जब इस सिल्क रूट पर अधिकार हो गया, तब ये जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया। अब थोड़ा सिल्क रूट पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्या बला थी भाई? यह एक प्राचीन मार्ग था जो एक देश को दूसरे देश तथा महादेश को महादेश से जोड़ता था। कैसे? चाइना से सिल्क रूट भारत आता था, भारत से फिर ये फारस की खाड़ी होता हुआ अरब जाता था, अरब से फिर ये टर्की पहुंचते थे, और ये तो था देशों को जोड़ना। अब देखिए महादेश, जैसे जो चाइना है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, चाइना एशिया महाद्वीप में है, जबकि रोमन एम्पायर यूरोप कंट्रीज़ में है। आइए देखते हैं। तो चाइना से एक रूट चलता था कासगढ़, समरकंद और बुखारा होते हुए सीधे भूमध्य सागर को जोड़ता था। इस भूमध्य सागर में व्यापारी आते थे, यहाँ पर जहाज़ों से सामान ला करके रोमन एम्पायर, और इधर फिर यूरोप में पुर्तगाल है, स्पेन है, इंग्लैंड है, इधर ले जाते थे। तो इस तरीके से इनका व्यापार 1453 के पहले फल फूल रहा था, चल रहा था। व्यापार करने में भी आसानी हो रही थी। लेकिन जब 1493 ईस्वी में इस रूट पर टर्की के शासकों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो इस मार्ग को बंद कर दिया। बंद नहीं कर दिया, इस पर टैक्स बढ़ा दिया, व्यापार कर बढ़ा दिया उस्मानिया सल्तनत ने। इससे लोगों को क्या लगा? इससे लोगों को व्यापार करने में कठिनाई होने लगी। अब देखिए, एक सिल्क रूट चीन से खोतान होते हुए लेह और फिर भारत श्रीनगर होते हुए
भृगु कच्छ यानी गुजरात में पहुंचता था और गुजरात से फिर फारस की खाड़ी से होता हुआ ये सीधे टर्की पहुंच जाता था। फिर यहाँ टर्की से भूमध्य सागर होते हुए आगे व्यापार होता था। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता ये था कि ये एक रास्ता भारत आता था, जहाँ लेह वहाँ तक आता था। और इसी रास्ते को जो आज हम सिल्क रूट कहते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिल्क रूट जो आज हम कह रहे हैं उसको, वो सिल्क रूट ना होकर के वाकई उत्तरापथ था। वो उत्तरापथ क्या था? उत्तरापथ का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, वही ग्रैंड ट्रंक रोड होता था। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हम देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 600 साल पहले, ईसा मसीह से 600 साल पहले यहाँ पर देखिए बल्ख, कांधार, और ये कांधार से चल करके एक रूट आता था यहाँ तक। यानी अगर हम देखें तो कांधार से चल करके यही रूट, ये जो बल्ख है और श्रीनगर, ये पूरा कांधार होते हुए ये रूट यहाँ तक आता था। कहाँ तक? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यानी कि जो बांग्लादेश में पड़ता था। और इस रूट में यही उत्तरापथ था। अब इस रूट को बनाने में जितने भी 16 महाजनपद उत्तर भारत में, हमने पढ़े हैं कि उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों ने अपने अपने क्षेत्र की सड़क बनाई और इस प्रकार यहाँ से देखिए अब गांधार है, फिर आप आएंगे तो गांधार के बाद फिर पड़ेगा मथुरा आएगा, दिल्ली आएगा, मथुरा आएगा, फिर कौशाम्बी, वत्स, इलाहाबाद आएगा, फिर इस तरीके से मगध में आ जाएंगे। और इस प्रकार ये 16 महाजनपद को बनाता हुआ ये पूरा रास्ता, जिसको हम कह सकते हैं ये यही रास्ता ऐसे होता हुआ और इस तरीके से ये सीधे यहाँ तक आ जाता था। इसी को कहते थे उत्तरापथ मार्ग, जिसको हम आज जीटी रोड कहते हैं। और बड़े शौक से बताते हैं कि इस जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? भाई ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? क्या नाम आता है उसका? शेरशाह सूरी। आप सोचो 1540 के आसपास शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है। यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ बल्ख यानी गांधार, काबुल, इतनी लंबी सड़क कोई व्यक्ति 4 साल में, 5 साल में कैसे बना लेगा, जबकि उस समय संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे। आज अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़क बनानी हो तो लगभग 5-6 साल लग जाते हैं। क्यों? जबकि आज इतना सारा इंफ्रा है, तब तो नहीं था। तो इस तरीके से केवल ऐसा हुआ होगा कि जो उसका क्षेत्र था, उसने, शेरशाह सूरी ने अपने क्षेत्र में सड़क को मजबूत किया होगा, या फिर उसने पूरे सड़क को रिपेयर करा दिया होगा, मतलब रिपेयरिंग करा दी गई होगी उसके टाइम पीरियड में। जबकि वास्तविकता के तौर पर देखें तो इस उत्तरापथ का निर्माण 16 महाजनपद के काल में हुआ। जो 16 महाजनपद थे उन्होंने गांधार से लेकर और ताम्रलिप्ति तक इसका विस्तार अपने अपने क्षेत्र में किया था। चाहे वो गांधार हो, चाहे वो काबुल से चल करके यहाँ दिल्ली हो, फिर इधर मथुरा हो, सूरसेन, फिर और आगे बढ़ें तो कौशाम्बी, वत्स, उज्जैन और फिर मगध। तो इस तरीके से ये उत्तरापथ का निर्माण हुआ था 16 महाजनपद काल के टाइम पीरियड में। तो इसी 16 महाजनपद के समय जो सड़क बनी उसी को हम उत्तरापथ कहते थे और उसी से मिलता हुआ ये सिल्क रूट भी था। तो इस तरीके से मान के चलते हैं कि उस समय व्यापार रेशम मार्ग के द्वारा होता था, सिल्क रूट के मार्ग से होता था। अब इसको एक क्वेश्चन बनता है कि हम इसको रेशम मार्ग ही क्यों कहते हैं और कोई मार्ग क्यों नहीं कह सकते? रीजन है। कारण उसका ये है कि चीन में सबसे उत्तम किस्म का रेशम होता था और उस रेशम का व्यापार पूरा चीन से चल करके इधर यारकंद, खोतान या फिर श्रीनगर, लेह होते हुए भारत आता था। फिर वही रेशम दूसरे रास्ते से कासगढ़, समरकंद और बुखारा, मर्म होते हुए इधर भूमध्य सागर को पार करके यूरोप के देशों में चला जाता था। तो इस तरीके से पूरा सिल्क रूट का व्यापार चल रहा था। अब इसमें क्या हुआ, इस सिल्क रूट ने कई देशों और महादेशों को भी जोड़ा।
अब देश चीन के साथ भारत जुड़ा, भारत के साथ ये अरब जुड़ा, ये तो देशों का जुड़ा हो गया। अरब के साथ ये सिकंदरिया मिस्र जुड़ा, मिस्र के बाद इधर रोमन एम्पायर जुड़ा, तो इधर जो देश जुड़ गए। अब देखिए महादेश, एशिया चीन एशिया महाद्वीप में, रोमन एम्पायर यूरोप महाद्वीप में। तो इस तरीके से इस सिल्क रूट ने दो महाद्वीपों को भी जोड़ दिया, यानी महादेशों को जोड़ दिया। यह महामार्ग ईसा पूर्व से प्रचलित था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले यह सिल्क रूट प्रचलित था और इसी सिल्क रूट से यूरोप के व्यापारी व्यापार करते थे। भारत भी व्यापार करने लोग आते थे। अब देखिए, जैसे भूमध्य सागर से व्यापारी क्या करते थे, सिकंदरिया मिस्र में आते थे, मिस्र से ये फिर लाल सागर में पहुंचते थे और लाल सागर से फारस की खाड़ी होते हुए अरब सागर होते हुए सीधे कालीकट आ जाते थे। ये कब की बात है, ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की ये घटना है। और हम पढ़ते क्या हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, और डेट क्या पढ़ते हैं 1498 AD। तो सिंपल सी बात है कि भारत की खोज तो वास्को डिगामा ने नहीं की थी, इसमें नो डाउट, इसको हम मान ही नहीं सकते, ये गलत है। तो फिर क्यों पढ़ते हैं ऐसा? ऐसा हुआ इसलिए कि यहाँ 1493 में उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया और इस रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी बैजेंटाइन एम्पायर, उस पर इनका अधिकार हो गया। भूमध्य सागर के इधर के रोमन एम्पायर को बैजेंतिया साम्राज्य कहते थे और भूमध्य सागर के बाहर के रोमन साम्राज्य को रोमन साम्राज्य कहते थे। तो इस तरीके से व्यापार चलता रहा और यहाँ पर जब टैक्स अधिक बढ़ा दिया गया उस्मानिया सल्तनत द्वारा, तो पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने भारत से व्यापार करने के एक नए तरीके की ईजाद की। और वो तरीका क्या था कि ये लोग प्रशांत महासागर होते हुए सीधे साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होते हुए, यहाँ केप ऑफ गुड होप, मतलब साउथ अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट केप ऑफ गुड होप कहते हैं, मेडागास्कर के रास्ते ये लोग कालीकट पर पहुँच गए 1498 AD में। उसी को हम कहते हैं भूलवश, गलतीवश, किताबों की मिसप्रिंटिंग इसके कारण भी कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। तो यह सरासर गलत है। इसको आज से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे, उसका सीधा सा आंसर है कि क्या भैया 1498 से पहले भारत इस पृथ्वी पर नहीं था। तो वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत को खोजा था। तो इस तरीके से ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। यूरोप, अब देखिए ये मार्ग क्या करता था, ये मार्ग कहाँ कहाँ जाता था, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता था, यानी बड़े बड़े महादेशों को जोड़ता था। इस रास्ते का प्रयोग चीन के लोग रेशम व्यापार के लिए करते थे। किस रास्ते का? ये जो चीनी रेशम मार्ग है, सिल्क रूट। भारतीय लोगों ने मसाले, सोना, चांदी और ढेर सारी वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ कर दिया। सामानों के व्यापार के साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। यानी जब एक यात्री दूसरे देश की यात्रा करते थे तो कुछ संस्कृति अपने देश के लिए आते थे, कुछ संस्कृति वहाँ से वो सीख करके आते थे। क्लियर? आगे देखते हैं अब इस व्यापार से क्या नई नई चीज़ें आई। जैसे भारत में जब पुर्तगाली आए तो पपीता लेकर आए, मक्का लेकर आए। मक्का वास्तव में मैक्सिको की फसल है, इंडिया की नहीं है। तो पपीता लेकर आए, मक्का लेकर आए, तंबाकू लेकर आए। आप अनानास देखते हो, संतरा देखते हो, मूंगफली देखते हो, आलू देखते हो। मतलब ये लॉट ऑफ क्रॉप्स केम फ्रॉम द फॉरेनर्स इन इंडिया। हाँ, लॉट ऑफ क्रॉप्स कहाँ आ गई? बड़ी मात्रा में फसलें भारत आई। किसके द्वारा? विदेशियों द्वारा लाई गई। उसमें पुर्तगालियों का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में भारत आ गए थे और 1961 में सबसे बाद गए। 1498 में आए और 1961 में भारत से गए। आइए देखते हैं अब इस भोजन की यात्रा में क्या हो गया। कौन कौन से भोजन हमको मिले? आलू मिला, पपीता मिला, मूंगफली मिली, तंबाकू आया, अनानास आया, शकरकंद आया। ये सब क्या है? ये सब भोजन की यात्रा है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप से तीसरे महाद्वीप और एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचते रहे। व्यापार और यात्रा के साथ साथ खाद्य वस्तुएं भी एक देश से
दूसरे देश तक पहुँचे, जैसे नूडल्स चीन से आया और पास्ता अरब से आया। नूडल्स हम बहुत पसंद करते हैं, चाउमीन है ना, बहुत पसंद करते हैं। नूडल्स का ही एक दूसरा रूप हमारे यहाँ भी होता था, उसको कहते हैं सेवई। सेवई भी नूडल्स का ही रूप है। और पास्ता कहाँ से आया? अरब से आया। तो इन सब चीज़ें भी हमारे खान पान पे अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बदलाव क्या हो गए? कई बार नई फसलों के आने के बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे देखिए, साधारण सा आलू, आलू साधारण मत समझिएगा, आलू एक ऐसी फसल है जो टमाटर के साथ भी है, गोभी के साथ भी है, परवल के साथ भी है। जानते हैं, होम गार्ड और आलू एक जैसा होता है। भाई कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बात का, जो मैंने देखा, होम गार्ड को चाहे आप बीएसएफ के साथ ड्यूटी पर लगा दो, पीएससी के साथ लगा दो, पुलिस के साथ लगा दो, आर्मी के साथ लगा दो, सब के साथ बेचारे कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। तो सेम कंडीशन आलू की है, चाहे वो आप टमाटर के साथ खाओ, चाहे मटर के साथ खाओ, चाहे गोभी के साथ यूज़ करो, चाहे आलू पालक के साथ सोया मेथी पालक बनाओ, है ना, मतलब वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स। तो आलू सब्जियों का राजा। तो आलू का प्रयोग करने से यूरोप के गरीब की ज़िंदगी बदल गई। यूरोप में जब आलू पहुंचा तो वहाँ के गरीबों की ज़िंदगी बदल गई, उनका भोजन बेहतर हो गया। किसका? जो यूरोप के गरीब लोग थे उनका भोजन बेहतर हो गया। आयरलैंड पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो चुका था। आयरलैंड क्या था? पूरा आलू बेस्ड हो गया था, आलू ही उत्पादन करता था। 1840 के दशक में एक भयानक घटना घट गई। आलू किसी रोग से ग्रसित हो गया, झुलसा रोग लग गया होगा, पत्तियां झुलस गई होंगी, और उससे क्या हुआ? आलू की फसल बर्बाद हो गई और लोग भूखे मर गए। इसीलिए इसे आलू का अकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलू का अकाल कहते हैं। अब देखिए दूसरी घटना क्या घटी। विजय और बीमारी और व्यापार, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री रास्तों के जरिए विश्व का प्रसार शुरू किया। ये देखिए, यही है 15वीं शताब्दी। इसका मतलब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर 20 मई को उतरा। कहीं कहीं पर यह डेट 14 मई भी मिलती है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे डेट जब पूछेगा तो दोनों में से कोई एक डेट देंगे, तो दोनों डेट सर्वमान्य है लगभग। लेकिन वैसे जो आयोग है वो 20 को मानता है, 20 मई 1498। यहाँ पर शासक था जमोरिन, उसने इनका वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया। अब समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रचार शुरू हुआ, क्योंकि वे अपने व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। कौन? ये जो यूरोप के व्यापारी आए थे, सोच रहे थे कि कोई और व्यापारी उनके साथ मिले जिससे वो व्यापार आसानी से कर सकें। उसी समय दो शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण देश पुर्तगाल और स्पेन, इन लोगों ने क्या किया? पुर्तगाल और स्पेन ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों की कहानी शुरू, जहाँ पहुँचो कब्जा शुरू, यानी विजय वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया इन लोगों ने। पुर्तगालियों और स्पेनियों ने विजय वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया, तुरंत कब्जा करो भाई। यूरोपीय लोग सिर्फ अपनी सेना की ताकत से ही नहीं, बल्कि कीटाणुओं की मदद से भी जीत हासिल करते थे। ये कैसे? यूरोप के जो लोग थे उनके यहाँ चेचक बहुत होता था। माताजी, हिंदू धर्म में माताजी बोलते हैं, चेचक बहुत होता था। तो उनकी बॉडी चेचक से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती थी, उनकी बॉडी में चेचक का प्रभाव कम होता था। लेकिन जब यही अधिकारी, यही कर्मचारी दूसरे देशों में, यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे देशों में गए, तो अमेरिका के लोगों के जब संपर्क में आए तो वो लोग चेचक से ज़्यादा पीड़ित होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कोई बीमारी थी नहीं, और उनके जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता थी अमेरिकियों के, वो यूरोप के वासियों से कम थी। जिससे क्या हुआ? अमेरिका के लोग चेचक जैसी बीमारी से पीड़ित होने लगे। क्यों? इनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम थी। अभी आप देखो, पिछले लॉकडाउन में
जब कोरोना फैला तो ज़्यादा लोग वही इफेक्टिव हुए जो बहुत ही हाइजीनिक रहते थे, बड़ा साफ सफाई और दुनिया भर का ताम झाम करते थे। उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जो गंदी और झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। कारण उनके बॉडी की रेजिस्टेंस पावर ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। शहरों में कोरोना ने ज़्यादा कहर ढाया बल्कि देहातों की अपेक्षा। तो इसका प्रभाव क्या था? प्रभाव यही कि जितना ज़्यादा लोग हाइजीनिक होंगे उनके बॉडी की रेजिस्टेंस पावर उतनी ही कम होगी। तो यही हाल अमेरिकियों का था, क्योंकि वहाँ चेचक जैसी कोई बीमारी नहीं थी तो उनके बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम थी। और जब ये यूरोप के निवासी स्पेन और पुर्तगाली वहाँ पहुँचे तो अपने साथ ये क्या किए, अपने बॉडी के साथ चेचक के भी कीटाणु लेकर चले गए और वहाँ के लोगों को परेशान होना पड़ा। 19वीं शताब्दी में क्या घटना घटी? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 चीज़ें हुई 19वीं शताब्दी में, इस पर हम विशद चर्चा करते हैं। दुनिया तेज़ी के साथ बदलने लगी। कब? 19वीं शताब्दी में दुनिया तेज़ी के साथ बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ तकनीकी कार्य ने पूरे समाज की काया ही पलट दी। 19वीं शताब्दी का मतलब सन 2000। आप देखो कि 2000 एक क्रांति का काल मान सकते हैं। 2000 से पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइटें नहीं थी, लेकिन जैसे ही 2000 के बाद पूरा एकदम सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग, सोशल प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हुए और उसने क्या किया, इस पूरे भूमंडल को चेंज करके रख दिया। इसीलिए कहते हैं भूमंडलीकृत, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन के सबसे 3 महत्वपूर्ण कारण क्या थे? व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। आइए इस पर चर्चा करते हैं। है क्या भाई? 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़े और गेहूं का व्यापार ही होता था। 19वीं शताब्दी के में मुख्य रूप से गेहूं या कपड़े जैसे व्यापार होते थे। भारत से मुख्यतः काटन ही बेचा जाता था। मसालों का भी व्यापार होता था, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होता था। तो इसलिए क्या हुआ कि व्यापार का प्रवाह धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, सामाजिक संस्कृति आगे बढ़ी, वैसे वैसे व्यापार का दायरा भी बढ़ने लगा और व्यापार सीमित ना होकर के ये क्या हो गए, असीमित व्यापार हो गए। इसका मतलब व्यापार का प्रवाह 19वीं शताब्दी के बाद तेजी के साथ फैला। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। श्रम का प्रवाह। श्रम प्रवाह का आशय है रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। यानी श्रम की खोज में अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रोजगार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? श्रम का प्रवाह कहते हैं। जो श्रम क्या है, वो बह करके दूसरे जैसे पहुंच गया। जैसे देखिए, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भारत का जो श्रम था वो साउथ अफ्रीका के देशों में चला जाता था। अंग्रेज क्या करते थे, उनको एग्रीमेंट के सहारे, एग्रीमेंट के माध्यम से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उनसे एक एग्रीमेंट कराते थे और अपने साथ साउथ अफ्रीका में कपास की खेती, गन्ना की खेती, आलू की खेती में भारत के मजदूरों का ले जा करके वहाँ पर मजदूरी कराते थे। उन्हीं को एग्रीमेंट वाले मजदूर या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अब ये एग्रीमेंट वाले मजदूर गिरमिटिया मजदूर कैसे हो गए, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी, क्योंकि अक्सर आप गिरमिटिया मजदूर ही पढ़ते हैं और गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होगा इसको हमको लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे। गिरमिटिया है ना, तो ये गिरमिटिया कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ना कोई मीनिंगफुल वर्ड है। गिरमिटिया का मतलब होता था ऐसे व्यक्ति जो एग्रीमेंट के तहत अंग्रेजों के साथ भारत से मजदूरी करने, फिजी है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे देशों पर अंग्रेज उनको एग्रीमेंट करा लेते थे और अपने साथ ले जाते थे। अब जब ये एग्रीमेंट वाले मजदूर यहाँ पहुँच गए तो धीरे धीरे के इस एग्रीमेंट का अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश क्यों हो गया? वैसे भी भारत में लोग किसी के नाम का गुण गोबर जल्दी कर देते हैं। कैसे? देखिए,
जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश चंद्र है, कोई भी XYZ कोई भी नाम ले लें, तो लोग क्या करते हैं, उसके नाम का मतलब बहुत ही डेंजर जोन में उसका नाम पहुंचा देते हैं कह करके, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम पड़ गया कि भाई उसका नाम है रामदीन किसी व्यक्ति का नाम है, तो अब रामदीन तो कहेंगे ही लोग, लेकिन धीरे धीरे रामदीन से रामू होइए, रामू से राम हट गया, दीन ही बचा खाली, तो निकाह कहें ए दिनई, मतलब रामदीन हट गए, राम हट गया, दीन से दिनई हो गए हुए। पहले रामदीन थे, फिर कुछ दिन रामू रहे, रामू भी हट गया, अब दीन होइए तो दीन से कहेंगे दिनई होइए। तो इस तरीके से ऐसे गिरमिटिया वाला यानी एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर साउथ अफ्रीका गए थे, उसमें क्या हुआ, पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं, तो कहते थे वो जो गिरीमेंट वाले मजदूर हैं, कौन से मजदूर, गिरीमेंट वाले मजदूर, तो वो गिरीमेंट गिरमिटिया हो गया। क्या हो गया, गिरीमेंट, एग्रीमेंट से गिरीमेंट हो गया, ए हट गया, एग्रीमेंट से क्या हो गया, गिरीमेंट हो गया, गिरीमेंट से फिर गिरमिटिया हो गया, तो वो गिरमिटिया मजदूर थे। इस तरीके से जो श्रम का प्रवाह हुआ वो एक देश से दूसरे देश, यानी भारत से कहाँ आए, इधर मेडागास्कर आ गए, इधर मॉरिशस, यहाँ मॉरिशस है, मॉरिशस आ गए, साउथ अफ्रीका आ गए, तो सब क्या हो गए, गिरमिटिया वाले मजदूर हो गए। आपने भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर में गिरमिटिया मजदूर को हमने अच्छे से बताया है कि महात्मा गांधी ने कैसे गिरमिटिया मजदूर के लिए ट्रांसवाल में सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो अगर उस टॉपिक को आपको यहाँ पर ये गिरमिटिया वाले मजदूर कम समझ में आ रहा है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद का उदय का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से उसकी व्याख्या की है, आप देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। और अंतिम आज का जो बिंदु है हमारा वो है पूंजी का प्रवाह, पैसा। पैसा 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 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, हर चीज़ में पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं, सगा नहीं होता। इस व्यवस्था में कुछ समय के लिए पूंजी को दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। मतलब पूंजी का प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक देश दूसरे देश में अपने पूंजी को निवेश कर दे, इससे क्या कहते हैं, पूंजी का प्रवाह कहते हैं। पूंजी निवेश में अमेरिका सबसे आगे था। क्यों, क्योंकि इसके पास पैसे सबसे अधिक थे। आज भी देखिए अमेरिका सबसे अमीर देश में से एक है, अमीर देश ही है, एक क्या है, सबसे अमीर अमेरिका है भाई। 7 करोड़ की, मतलब भारत का कई गुना बड़ा, और जितनी पॉपुलेशन यूपी में नहीं है उससे कम पॉपुलेशन अमेरिका में है, और भारत का कई गुना बड़ा है। तो इस तरीके से आज भी अमेरिका पैसे में सबसे आगे है। तो पूंजी प्रवाह का मतलब होता है कि जो पूंजी है वो एक स्थान से ले जाकर के दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर निवेश किया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए, वो क्या कहलाता है, पूंजी प्रवाह कहलाता है। तो अगर इस पूरे टॉपिक को समराइज कर लें, एक छोटा सा सारांश देखें तो क्या होगा, वैश्वीकरण क्या है, व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण वैश्वीकरण कहलाता है। एक टॉपिक, भारत की खोज वास्को डी गामा और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरा, आधुनिक युग से पहले एक रेशम मार्ग हुआ करता था, तो चीन होते हुए कासगर, समरकंद, बुखारा, मर्म होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते रोमन साम्राज्य को जाता था। और एक रास्ता भारत भी आता था जो खोतान और लेह होते हुए श्रीनगर जाता था, श्रीनगर से फिर ये भृगु कच्छ यानी भड़ोज पहुंच जाता था। और एक रास्ता चीन से डायरेक्ट ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर भी आता था। इस तरीके से भारत के साथ चीन के व्यापार आसानी से चल रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, और ये जो रेशम मार्ग था ये यूरोप को एशिया से जोड़ता था, ये रेशम मार्ग एशिया से यूरोप को जोड़ता था। और इस जोड़ने से क्या हुआ, व्यापार क्या करता है, देखिए कई व्यापार में कई बदलाव आए, खाने पीने में बदलाव आ गया, नूडल्स जान गए हम लोग, पास्ता जान गए हम लोग, आलू जान पाए, पपीता जान पाए, शकरकंद जान पाए,
अनानास जान पाए, मूंगफली जान पाए, ये सब पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। भुट्टा, मक्का जान पाए जो मैक्सिको की फसल है, ये भी पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। मतलब पुर्तगालियों ने पूरे वर्ल्ड को खंगाल दिया था भाई। पुर्तगालियों ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को खंगाल डाला उन्होंने। क्यों? केवल उपनिवेशवाद, विजय और व्यापार को लेकर के, केवल विजय और व्यापार उनकी जो टॉपिक थी उसको लेकर के उन्होंने पूरे वर्ल्ड को खंगाल डाला, और जो चीज़ें उनको अच्छी लगी वो उस देश से लेकर के दूसरे देश में पहुंचा दिए। क्या हुआ? 19वीं शताब्दी 3 चीज़ों के लिए जानी जाती है: व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक रहा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो इस टॉपिक में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। रीज़न, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो उससे अगले का भी मनोबल बढ़ेगा। जिन तक ये वीडियो ना पहुंच पाता हो, शेयर करके उन तक पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर। क्योंकि कमेंट क्या होता है? व्यक्ति के मनोबल को उत्साहित करता है, उसका उत्साह वर्धन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।